वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। आज हम लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, मैंने इंट्रोडक्शन की। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके वो देख सकते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन है कि हम क्या क्या है, कैसा है, इस चैप्टर में है। अब उसका सेकंड पार्ट की वीडियो ये है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को टेक करता है और उस फूड को यूटिलाइज करता है। तो फूड को यूटिलाइज कैसे करेगा कि मतलब उस फूड का ब्रेक डाउन होगा। हमने ये सब प्रोसेस पढ़े हुए हैं कि फूड का ब्रेक डाउन होगा और फिर उसमें से एनर्जी मिलेगी और उससे वो ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को यूज़ कर लेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को टेक करता है और उसको यूटिलाइज करता है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी एक्टिविटी हो उसको करने के लिए ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। तो जो वो एनर्जी है वो कहाँ से सप्लाई की जाती है? न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए। उसको कौन सप्लाई करता है? न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म नीड रॉ मटेरियल। ऑर्गेनिज्म को एक रॉ मटेरियल चाहिए, किसके लिए? ग्रोथ और रिपेयर के लिए। मतलब ऑर्गेनिज्म को कुछ एक मटेरियल चाहिए जिसको वो इनटेक करेंगे और उससे खाने से क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्रोथ और वो रिपेयर कर पाएगा। तो ये रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स है क्या? ऐसा मटेरियल जो कि विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? ये चीज। अब क्यों चाहिए वो भी बता दिया। ठीक, तो अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? ऐसे मटेरियल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब ये दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए, उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको बोलते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में नीडेड है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए इसको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, तो स्मॉल अमाउंट। कौन कौन से? मिनरल्स एंड विटामिन। तो ये न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन का मोड क्या है? दो तरीके से न्यूट्रिशन ले पाते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरीके से न्यूट्रिशन ले सकता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक में कैसे न्यूट्रिशन ले पाता है और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं और कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड अपने आप बनाता है, प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। ये क्या है? ये इनका मोड क्या है न्यूट्रिशन का? ये ऑटोट्रॉफिक है। इस मतलब क्या है कि ये अपना खाना अपने आप बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो कि है ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? वो यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में। ये इनका ऑटोट्रॉप्स का काम है। ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मतलब वाटर को लेते हैं और फिर वो कन्वर्ट कर देते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसको, ऐसे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब क्या है कि CO2 और H2O लिया किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की, एंड सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और उससे क्या बना? शुगर बन गया, C6H12O6 बना। और क्या प्लस
ऑक्सीजन भी हो गया, तो ये ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देंगे, ये इनका प्रोसेस होता है। अब प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेता है कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये हमें पता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना खाना, अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। सनलाइट जो है वो उनको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट और H2O मतलब वाटर जो है वो रॉ मटेरियल है किसके लिए, प्लांट्स की न्यूट्रिशन के लिए। और कहाँ पर फूड बनता है, फूड इज मेड एट द क्लोरोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि खाना कहाँ बनता है प्लांट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है। ग्रीन लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट का ग्रीन पोर्शन होता है जिसमें पिगमेंट होता है, जो कि है पिगमेंट किसकी होती है, क्लोरोप्लास्ट की, उसको क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल है। मतलब ऐसा पोर्शन प्लांट का ग्रीन पोर्शन जो होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहलाता है क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन पिगमेंट। अब क्या प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस में, 6 CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, H2O क्या है, वाटर है। वो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मतलब ये दोनों ऐड होंगे और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब कि इस 6 का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, प्लस और क्या निकलता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है और 6H2O रिलीज होता है। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। क्या है वो रॉ मटेरियल, सनलाइट है, दूसरा क्या है, क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल कैसे रॉ मटेरियल है, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, किससे, अब्जॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट के जरिए सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम, वो क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, फिर CO2 जो है वो स्टोमेटा के जरिए, लीव्स के अंदर स्टोमेटा के जरिए CO2 एंटर करती है और वहां से लीव्स में स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन बाहर हो जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट, जिससे किससे निकली, रिलीज किससे हुआ, ऑक्सीजन स्टोमेटा से रिलीज हुआ, और स्टोमेटा से ही CO2 एंटर करेगा और स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन रिलीज होगा लीव्स के। अब तीसरा नेक्स्ट है कि वाटर, वाटर भी एक रॉ मटेरियल है। वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स जो होते हैं, अब डिजॉल्व मिनरल्स क्या क्या हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सारे जो हैं वो रॉ मटेरियल हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्या है कि अब हाउ डू मतलब रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैसे प्लांट्स को मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, तो वाटर जो है वो कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है। अब सॉइल में क्या है, रूट्स प्रेजेंट है तो वहां से जो है वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में है, लीव्स में कहाँ से आई है कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा के जरिए। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, कहाँ होती है, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि है ग्रीन कलर का पिगमेंट। अब फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स क्या हैं, पहला है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, मतलब लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी किसके जरिए, क्लोरोफिल के जरिए। फिर क्या होगा, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में, प्लस स्प्लिटिंग, और फिर वाटर का स्प्लिट हो जाएगा किसमें, वाटर का स्प्लिटिंग क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। फिर CO2 का रिडक्शन होगा, मतलब रिडक्शन मतलब क्या होता है कि टूटना, ब्रेक डाउन, तो रिडक्शन हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। सनलाइट एक्टिवेट करता है क्लोरोफिल को, ठीक है, सनलाइट जो है वो एक्टिवेट करेगा क्लोरोफिल को, जिसकी वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट जाएंगे, इनका स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब जो स्प्लिट हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या है, द हाइड्रोजन रिलीज बाय द, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट हुआ है तो उसमें से हाइड्रोजन जो है वो यूटिलाइज कर जाएगा
किसके लिए? रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस, मतलब जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिटिंग होने से, वो क्या करेगा? यूटिलाइज हो जाएगा। किसकी वजह से? किसके लिए? रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और फिर वो प्रोड्यूस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो स्प्लिट हुआ था, अब हाइड्रोजन तो यूज हो गया, अब ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के जरिए निकल जाएगा। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए निकल जाएगा। अब कार्बन जो है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? स्टार्च में, और वो स्टोर किया जाता है लीव्स में और अदर स्टोरेज पार्ट्स में। हमें पता है प्लांट्स के अंदर और भी बहुत सारे स्टोरेज पार्ट्स होते हैं जहाँ पर जो है कि स्टार्च को स्टोर करके रखा जाता है, जिस उसको रखा जाता है ताकि आने कभी कुछ स्कैसिटी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ से स्टार्च यूज कर सके। तो अब हाइड्रोजन क्या हुआ? उसने कार्बोहाइड्रेट्स बना लिया, और वाटर का ब्रेक डाउन की वजह से जो ऑक्सीजन निकला था वो बाय प्रोडक्ट की बाय प्रोडक्ट था, और वो किसके हो गया? फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो गया। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स बना था उसको कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट होता है किसमें? स्टार्च में, और उस स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं लीव्स में और अदर स्टोरेज पार्ट्स में। अब जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग जो है एक पार्ट है किसका? लाइट रिएक्शंस का। ये दो तरीके की रिएक्शंस होती है, अभी इतना डिटेल में नहीं है, बट इतना जान लो कि वाटर का स्प्लिटिंग जो होता है वो किसका पार्ट है? लाइट रिएक्शन का पार्ट है। और जो और भी फोटोसिंथेसिस के और भी स्टेप्स हैं वो किसके पार्ट्स हैं? वो डार्क रिएक्शंस के पार्ट है। अब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पढ़ लिया, अब क्या है फोटोसिंथेसिस? स्टोमेटा। अब पढ़ते हैं हम स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स है जो कि प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। लीव्स की जो ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो लीव्स के या स्टेम के ऊपर एपिडर्मिस पे जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो किस काम के लिए आते हैं? वो थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करने में काम में आता है, और ट्रांसपिरेशन के लिए काम में आता है। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करने में, क्योंकि ये गैस है तो इनको एक्सचेंज करने में काम आता है, और ट्रांसपिरेशन में कैसे काम आता है? लॉस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। फॉर ट्रांसपिरेशन के टाइम में बहुत सारा वाटर लूज करता है वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा। कौन लूज करता है? स्टोमेटा। तो ये काम है इसका। अब स्टोमेटा देखो, ये डायग्राम है, ये डॉट डॉट जिसमें बनी हुई है गार्ड सेल है, उसके अंदर का ये स्टोमेटल पोर है, और ये साइड साइड की ये सब्सिडरी सेल है। तो इनका अब काम कैसे करते हैं? या वो ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज कैसे हो रही है, या ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस कैसे हो रहा है? इनका क्या होता है कि ये गार्ड सेल जो है ये ओपन और क्लोज करते रहते हैं, जिनकी वजह से काम होता है। तब क्या है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। अब ये स्टोमेटल पोर्स जो है इनका ओपन होता है और क्लोज होता है, जिसकी वजह से ये एक्सचेंज कर पाते हैं गैसेस को, और ट्रांसपिरेशन में मदद कर पाता है। अब जो ये क्लोजिंग और ओपनिंग होता है स्टोमेटल पोर्स का, ये कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अब गार्ड सेल कितना टर्जिड है उस पर डिपेंड करता है कि वो ओपन होगा या क्लोज होगा। जब व्हेन गार्ड सेल पानी वाटर अपटेक करता है, मतलब साइड साइड से इसने वाटर अपटेक कर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग से, तो ये क्या करेगा? अपटेक कर रहा है, इसके पास जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ये क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, और बिकम टर्जिड, और ये टफ बन जाएगा, टर्जिड बॉडी बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका पोर जो है वो इनलार्ज कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा इसका पोर, क्योंकि ये स्वेल कर गए हैं तो इनके पोर्स जो है वो इनलार्ज कर जाएंगे इन बिटवीन, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल, जिसकी वजह से क्या होगी? स्टोमेटल ओपनिंग हो जाएगी। अब जब वाटर जो है यहाँ से रिलीज होने लगेगा, वाटर रिलीज हो रहा है, तो क्या करेंगे? ये श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और इनके स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल क्लोजिंग। अब इस डायग्राम में देखें तो इसमें स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन है, और इसमें देखो इसमें कोई भी वो नहीं है, तो ये क्लोज स्टोमेटल पोर है। अब क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो है, अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला तो सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस का ये है कि
फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर पाते हैं। वो मतलब हम नहीं, मतलब अलग अलग डिफरेंट लिविंग बींग्स जो हैं वो यूज़ कर पा रहे हैं सोलर एनर्जी को, ज़्यादा अवेलेबल है सोलर एनर्जी। दूसरा क्या है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो मेन प्रोड्यूसर हैं इकोसिस्टम के, जो कि प्रोड्यूस करते हैं किसको, फूड को। तो क्या होता है कि सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में या हैं, वो क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे, ताकि फॉर फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब और थर्ड पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो मेंटेन करता है किसको, और एटमॉस्फेरिक गैसेस को मेंटेन करने में मदद करता है, ताकि वो बैलेंस रहे। कौन किसी गैस बैलेंस रहे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हमारी एयर में इनका बैलेंस बना के रखता है। तक हमने ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो टेक फूड कहाँ से लेता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता था कि वो फूड जो है वो अपने आप से अपना खुद बनाता था, लेकिन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। अदर देन ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी है सब जो हैं वो इस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब ये भी 3 टाइप्स का है, सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है, उसको ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, फूड के ऊपर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर देते हैं, फिर उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं जब तक उसको इंजेस्ट नहीं हो जाता। तो जो डाइजेस्टेड फूड है इज देन इंजेस्टेड बाय, फिर उसको कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो इंजेस्ट कर लेगा। जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो सारे सेप्रोट्रॉफिक में आते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स हो गए जैसे हाउस फ्लाइज हो गए, ये सब सेप्रोट्रॉफिक। मतलब क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा अपने डाइजेस्टिव जूस को उस फूड पे, फिर वो फूड जो है डाइजेस्ट होगा, और फिर वो वापस से इंजेस्ट होगा। जब तक वो इंजेस्ट नहीं हो रहा, जब एक बार इंजेस्ट हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म के जरिए, तो जितने ये हो जाएगा उसको हम सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं न्यूट्रिशन। जितने भी डिकम्पोजर्स हैं ये सब इसी में आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें क्या होता है, डाइजेशन जो होता है हैपन्स इनसाइड द बॉडी। इसमें डाइजेशन जो है, यहाँ पर डाइजेशन बाहर हो रही थी, लेकिन इसमें डाइजेशन जो है होलोजोइक में डाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो जाती है ऑर्गेनिज्म के। और ये इसका मतलब क्या है कि फूड इंजेस्ट होने के बाद डाइजेशन प्रोसेस चालू होता है। तो ज़्यादातर एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तीसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक नाम से ही पता चल रहा है पैरासाइट कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिव करते हैं इनसाइड और आउटसाइड द दूसरे ऑर्गेनिज्म की, किसी बॉडी के इनसाइड भी रहते हैं और आउटसाइड भी रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलता है किससे, दूसरे ऑर्गेनिज्म। दूसरा ऑर्गेनिज्म मतलब होस्ट, उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या है कि वो अंदर रह के या बाहर रह के अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर रहा है, दूसरे की न्यूट्रिशन से लेके अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर रहा है, उसको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। जैसे कि कसकटा हो गए, टिक हो गए, लाइस हो गए, टेप फॉर्म्स हो गए, ये सब पैरासिटिक फॉर्म्स में आती हैं। अब क्या है कि हमने होलोजोइक तो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पैरासिटिक भी पढ़ लिया, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो अब क्या है कि अब अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उसको। तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है और वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। होलोजोइक का भी मैंने बताया कि क्या होता है कि उसमें बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है, और उससे अंदर बॉडी के अंदर डाइजेशन होगी और उससे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। अब ये क्या है, ये एक अमीबा का मैंने प्रोसेस बनाया हुआ है। ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस और ये फूड वैक्यूल्स। तो ये कैसे करता है अपने ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी वॉल्स जो है यूनिसेलुलर है, तो इसकी सेल वॉल जो है फूड को जहाँ देखता है तो ये थोड़ा सा कर्व बनाने लगता है। इस कर्व को सूडोपोडिया बोलते हैं। फिर
टाइम टू टाइम जब ये वो होता है तो उस फूड को सूडोपोडिया के ज़रिए अंदर ले लेता है और ये वापस से एक यूनिसेलुलर बन जाता है, तो ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया। तो ये ऐसे अमीबा न्यूट्रिशन लेता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, ये पांच स्टेप है: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, को किस प्रोसेस को बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को अंदर लेते हैं, उसको इंजेशन बोलते हैं। फिर होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को, जो हमने इतने बड़े बड़े टुकड़े खाए हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन होता है और उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। अब जितना भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हो गया है, तो अब उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा उस फूड का, जितना भी डाइजेस्ट फूड हुआ है उसको एब्जॉर्ब करेगा और उससे फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन होगा। अब जितना भी एब्जॉर्ब हुआ है फूड, उससे उसको यूटिलाइज करेंगे और उससे क्या बनेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के लिए उसको यूटिलाइज करा जाता है। अब जितना डाइजेस्ट हो गया, जितनी यूटिलाइज हो गई, अब उसके अब अलावा जितना भी अनडाइजेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी बचा है बॉडी के अंदर, फिर उसका रिमूविंग होगा। उस रिमूविंग के प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।